लेना। Which of the following best defines matter? मैम Anything, सेकेंड ऑप्शन। anything that occupies space and has mass. Good. Yes. Yes, ma'am. Which of the following is an example of matter? Sunlight, Water. sound. Water. ठीक है, गुड। हम लिखा हुआ है, हम लोग किन चीजों को मैटर कहेंगे? एवरीथिंग वी सी एंड टच इन आवर डेली लाइव्स। ठीक है, जो चीजें हम देखेंगे या टच करेंगे। ठीक। मैम एक बार स्क्रीनशॉट लेने देना। हाँ, ले लो। सी एंड टच का मतलब मैम दोनों चीज। जिस चीज को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसी चीज को हम मैटर कहेंगे। अदरवाइज sunlight है, we cannot touch the sunlight. Sound, we cannot touch the sound, we can only feel the sound. Heat, we can only feel the heat. So इसमें ये चीजें, ये चीजें दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रही हैं, इसीलिए ओनली वाटर इज फुलफिलिंग बोथ द कंडीशंस। ओके। ओके मैम। हम्म। ठीक है, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? टेक्सचर उसका, डेंसिटी मैटर की, सॉल्युबिलिटी, ये अपीयरेंस, ये सारी चीजें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। मैटर एग्जिबिट वेरियस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज टेक्सचर। शानवी, आपका कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है बार बार? कोई प्रॉब्लम है कैमरा ऑन रखने में? पता नहीं मैम, ये ऑफ हो जा रहा है। तो आप कोई ऐसे डिवाइस से क्लास किया करें ना जो कि एकदम ठीक हो, 1 घंटे तक कैमरा ऑन रहे। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। Matter exhibit various characteristics such as texture, density and solubility. मैटर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या क्या? उसका टेक्सचर, वो अलग अलग टेक्सचर में होता है, उसकी डेंसिटी और उसकी सॉल्युबिलिटी। टेक्सचर से क्या समझते हो? टेक्सचर का मतलब क्या समझते हो? How is the surface of this matter? हाँ, ठीक है। और शानवी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्सचर? मैम मतलब उसका शेप। हम्म। और प्रिस्का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्सचर? जिसको अपन फील करते हैं, टच करते हैं, लाइक। फील करते हैं, टच करते हैं, ठीक है, समझ गया। टेक्सचर, टेक्सचर मतलब जैसे कि किसी भी चीज की बनावट। टेक्सचर इज द सरफेस, फील और अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस, उसको हम लोग फील कर रहे हैं, वो अपीयर हो रहा है मटेरियल का। इट में बी स्मूथ, रफ, हार्ड, सॉफ्ट। ठीक है, टेक्सचर का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का सतह, मतलब सरफेस, छूने में कैसा लग रहा है। ओके। फिर उसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब है इसी के लिए? मैम टेक्सचर दोबारा समझा देना। सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उसका सरफेस कैसा होगा, मतलब वो रफ है, स्मूथ है, ये सारी चीजें टेक्सचर में आ जाती हैं। ठीक। ओके मैम। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द मास, मास जो भी उस ऑब्जेक्ट का मास है,
डेंसिटी मीन्स मास इन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब बेसिकली आप लोग इतना समझिए कि डेंसिटी का मतलब मास होता है, कि मतलब किसी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी मास, कितना जगह ले रहा है, और उसके अंदर कितना वॉल्यूम है, वो कितना भरा हुआ है। डेंसिटी मीन्स मास, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। सॉल्युबिलिटी, solubility is the ability of a substance to dissolve in solvent। solubility वो एबिलिटी है सब्सटेंस की कि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जा रहा है। सॉल्वेंट एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं, और सॉल्यूट जिस चीज को डिसॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इस सॉल्यूशन का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, सॉल्ट और वाटर का हम एक सॉल्यूशन बनाए, तो सॉल्ट इज अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉरी, सॉल्ट इज अ सॉल्यूट, सॉल्यूट, एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। ठीक है। मैम, शुगर एंड वाटर भी तो हो सकता है। क्या चीज? शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया ना। तो सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो मैटर के अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला है टेक्सचर, कि उसका सरफेस कैसा है, डेंसिटी, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना मास है उसके पास, एंड सॉल्युबिलिटी, वो डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं सॉल्वेंट में, ठीक है। समझ में आया इतना? मैम एक बार दोबारा समझा यस देना। मैम। बताओ टेक्सचर का क्या मतलब, समझी तुम? मैम किसी सरफेस को किसी फील करना। ऑब्जेक्ट का सरफेस अगर हम टच कर रहे हैं तो वो कैसा फील हो रहा है, मतलब रफ है, स्मूथ है, कैसा है, ये चीज टेक्सचर में आ जाती है। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब वो कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना यस मास है मैम। उसके अंदर। सॉल्युबिलिटी वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए पूरी तरह से। जैसे अगर सॉल्ट और वाटर ले रहे हैं तो वो सॉल्ट वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। ओके मैम। ओके। तो मैटर कई सारे फिजिकल मैटर की कई सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि टेक्सचर, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी। इतना समझ आया? यस मैम। शानवी समझ यस आया? मैम। यस। आर्यन ये क्या कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो क्या? यस क्या? मैम, मैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा था। ये जो लिखी हुई है? यस मैम। वेरी गुड। These properties allow to classify and distinguish different types of substances based on they interact with their environment। यही properties हमको classify और डिफरेंस बताने में हेल्प करती हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने में, अलग करने में हेल्प करती हैं कि ये इन्वायरमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब यही प्रॉपर्टीज, जो उसका टेक्सचर है, उसकी डेंसिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी है, यही हमको डिफरेंस बताती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का। बाय ऑब्जर्विंग दीज traits we can determine the physical state of an object without changing its chemical identity। यही सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, फिजिकल अपीयरेंस को उसकी देखते हुए, हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल स्टेट क्या होगा, बिना उसकी केमिकल आइडेंटिटी को चेंज किए। अभी देखोगे तुम लोग की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हाँ, समझ में आया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा। What are these characters? Which of these characteristics? Sorry, which of these are considered a physical characteristic of matter? डेंसिटी। डेंसिटी। मैम डिएस्ट्री। Density, Usma, density, density. What can be determined by observing the physical characteristic of matter? हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में से कि देख करके उसकी फिजिकल
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को कि वो मैटर है. इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, इट्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू सब्सटेंस, इट्स फिजिकल स्टेट एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस, या फिर इट्स एटॉमिक वेट. मैम ऑप्शन ऑप्शन थ्री। हाँ, नंबर 3, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 गुड. ठीक है, तो हो रहा है मुझे. चलो फ्रेजेस पढ़ लेंगे. ठीक है. स्टेट्स ऑफ मैटर. अब मैटर कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? देखो, मैटर एग्जिस्ट प्राइमरली इन थ्री कॉमन स्टेट. मैटर प्राइमरी थ्री कॉमन स्टेट में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. पता ही होगा आप लोगों को. यस मैम। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ कंटेनर. सॉलिड का शेप कैसा होता है? एक डेफिनेट शेप में होता है और उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड का डेफिनेट मतलब वॉल्यूम फिक्स होता है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम मतलब कि फिक्स्ड वॉल्यूम. डेफिनेट शेप, सॉलिड का डेफिनेट शेप मतलब फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉलिड का क्या होता है? फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है पर इसका शेप फिक्स नहीं होता है. हम उसको जिस लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं वो उसका शेप ले लेता है. बट लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर एंड गैस एक्सपैंड टू फिल एनी अवेलेबल स्पेस. गैस एक्सपैंड हो जाती है, जितनी स्पेस अवेलेबल है उतने में वो एक्सपैंड हो जाएगी. द स्टेट ऑफ मैटर इज डिटरमाइंड बाय काइनेटिक एनर्जी एंड अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. काइनेटिक एनर्जी इसी चैप्टर में आगे का टॉपिक है. ठीक है, तो हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? उसकी काइनेटिक एनर्जी से और उसके मैटर, उसके जो एटम, उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से. मतलब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. सॉलिड लिक्विड्स में थोड़े दूर पार्टिकल्स होते हैं और गैसेस बिल्कुल. ठीक, ये कौन है? कुबेर, यू आर मैम वेरी. मैं कुबेर। यू, व्हाई आर यू लेट? मैम मैं थोड़ा, मैम मैं बाहर गया था। You are half an hour late for the class. Okay, no problem. We are studying मैम matter. आई सेड टू माय मदर। हाँ, ये यस मैम। ठीक है. Okay, Kuber, we are studying matter. यस मैम। आपके सिलेबस में ये चैप्टर है? नो को- मैम है, बट अभी एग्जाम में आ नहीं रहा है। हाँ, तो पढ़ लो, कोई बात नहीं, आगे के लिए काम आएगा. ओके मैम। ठीक है. Which state of matter has definite volume but no definite shape? मैम लिक्विड। लिक्विड। Liquid. How are particles arranged in solid compared to a gas? Aryan, what will be the answer? Now particle solid. Uh, particle in solid. Arranged in. Particles in solid are tightly packed and in fixed position. बेटा ऑप्शन है, आंसर बताना है इसमें से देख के. Second. सेकेंड ऑप्शन. Particles in solid have no attraction to each other. Particles. ठीक है. मैम वॉल्यूम क्या क्या समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? वॉल्यूम। एक सेकेंड. How are particles arranged in solid? Asking. हाँ, कहाँ पे वॉल्यूम के आगे? मैम ये ऊपर। डेफिनेट लिक्विड डेफिनेटेड वैल्यू। वैल्यू. डेफिनेट. लिक्विड हैव अ
डेफिनेट वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, इसका क्या मतलब है? लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है, और वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं। जब हम देखो किसी भी लिक्विड को अगर हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? वो दूसरे कंटेनर का शेप ले लेंगे। ठीक है, यस मैम। वेट, ठीक है। और गैस गैस में क्या होता है कि जितनी भी स्पेस अवेलेबल होती है उसके हिसाब से गैस एक्सपैंड हो जाती है। ठीक। मास एंड वॉल्यूम। मास मास का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मास का क्या मतलब होगा? मैम स्पेस ऑक्यूपाई, मतलब जितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैम इट यस। इज बताओ। it is the weight of the object without gravity. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट ग्रेविटी? नो। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मेजर्ड इन किलोग्राम्स और ग्राम्स। ये कोई भी मैटर जो है उसके अमाउंट, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर का अमाउंट कितना है, और उसको हम मैटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, अमाउंट उस मैटर में, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें दिया है उसमें मैटर का अमाउंट मतलब उसका मास कितना है। और हम लोग इसको किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम या फिर ग्राम्स में मेजर करते हैं। वॉल्यूम इज द measure of space occupied by matter। वॉल्यूम का मतलब वो Excuse me. मैटर, जो भी मैटर है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो मैटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये चीज हम वॉल्यूम से समझते हैं। वॉल्यूम्स को हम लोग लीटर में या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। टुगेदर मास एंड वॉल्यूम आर प्राइमरी मेट्रिक्स यूज टू क्वांटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। ये मास और वॉल्यूम है जिससे कि हम प्राइमरी मेट्रिक्स निकाल लेते हैं, मतलब क्वांटिटी पता चल जाती है कि जो भी मैटर है एग्जिस्ट कर रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, हम हाँ। लोग वेट्स को भी तो किलोग्राम्स और ग्राम्स में गिनते हैं, हाँ। फिर मास भी उसी में ही गिना जाएगा? हाँ, मास भी उसी में गिना जाएगा। मैम वॉल्यूम इज द मेजर, ये मैम यहाँ से आगे समझाते ना। मतलब कि एक मैटर, मतलब जो भी हमें मैटर दिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उस वो वॉल्यूम कितना ले रहा है, मतलब वो कितनी जगह ले रहा है, उसकी स्पेस कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये हम लोग को मैटर से, ये हम लोग को वॉल्यूम से समझ में आता है। वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर। कोई भी मैटर है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी मैटर है, वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये चीज हमको मैटर से पता चलती है। ओके मैम। व्हाट डज मास रिप्रेजेंट इन फिजिकल ऑब्जेक्ट? मैम मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन टू। Which unit is commonly used to measure the volume of a liquid? ग्राम। लीटर्स। ऑप्शन थ्री। यस मैम ऑप्शन 3। फैन क्यों नहीं चल रहा है, पता है आपको? काइनेटिक, अरे थर्मोडायनेमिक आ गया। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल नेचर मतलब हम लोग
मैटर के जो पार्टिकल्स हैं इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम लोग उन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। मतलब कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ऑल मैटर is composed of tiny invisible particles called atom and molecules। जितने भी मैटर है, मतलब वो ले लीजिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो कोई भी मैटर है तो वो इनविजिबल पार्टिकल्स और बहुत इनविजिबल, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो उन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कंसिस्टेंट इन मोशन। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये लगातार मोशन में होते हैं। अगर हम कोई भी सॉलिड को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वो उसके जो पार्टिकल्स है वो इस समय मूवमेंट में नहीं है। अगर हम इस स्ट्राइगर को भी देखें तो यही लगेगा कि ये सॉलिड है और इस समय इसके पार्टिकल्स मूवमेंट में नहीं है, लेकिन ये हर समय मूवमेंट में रहते हैं। ये वाइब्रेशन शो करते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ये वाइब्रेशन शो करते हैं। एंड द स्पीड ऑफ दिस मोशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मैटर। अब इसकी जो मोशन, इसके पार्टिकल्स की जो स्पीड है, जो मोशन है पार्टिकल्स का, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मोशन में आ जाएंगे, मतलब उनकी पार्टिकल्स का मोशन बहुत ज्यादा होगा। कम है बहुत टेम्परेचर तो कम है, मोशन कम होगा। अंडरस्टैंडिंग द particulate nature of matter expands why substances can change the state when heated or cooled। अब ये हमें पता चलेगा जब हम जब हम स्टेट पढ़ेंगे कोई भी गर्म चीज का या ठंडी चीज का, तब हमें ये पता चलेगा कि कब मैटर, मतलब कब कोई भी मैटर है। जैसे हम सॉलिड देखें अगर, तो सॉलिड जब खाने को गर्म किया जाता है, सबसे सबसे सीधा सा एग्जांपल इसका ये है, जब कोई भी खाना गर्म होता है तो उसकी महक हमें बहुत तेज आती है, उसके पार्टिकल्स, उसकी स्मेल हमें बहुत तेज आती है। लेकिन अगर कोई चीज ठंडी है तो उसकी महक हमें बहुत धीरे आएगी, बहुत कम आएगी। मतलब मैम समझ में नहीं आया। क्या चीज नहीं समझ में आया? मैम पूरा। कोई भी मैटर है उसकी मूवमेंट उसके टेम्परेचर के हिसाब से होगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। और जो कोई भी वो स्टेट ऑफ मैटर हो, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, उसमें क्या होता है, ये तो हमें पता है ना कि पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ये इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। ओके मैम। मतलब ये हमें दिखते नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है। ओके मैम। अच्छा क्वेश्चन, हाँ बताओ। व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर? मैम एटम। मोशन टू। Atoms. एटम्स। What happens to the motion of particles when the temperature of matter increases? मैम दे मूव They मैम move प्लीज फास्टर। faster. When they move faster. They stop moving, they move faster। हाँ। अरे भाई, जब खाना, हम कोई भी फूड है, वो हम वो मेरे समझ में आ रहा है। यस मैम। मैम मैम ऑप्शन मैं भी 3। आंसर दे रहा हाँ तुमने भी आंसर दिया, ओके। बहुत रियल लाइफ एग्जांपल, हाँ बहुत सिंपल से एग्जांपल, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। जब खाना किचन में बनता है तो उसकी स्मेल हमको बहुत तेज आती है, बहुत दूर तक उसकी स्मेल जाती है, क्योंकि खाना बहुत गर्म रहता है। उसके पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल्स है उसमें, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है उस समय उनका। लेकिन अगर कोई खाना ठंडा है तो उसकी महक हम बहुत पास से जाके लेंगे तभी हमको उसकी स्मेल आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तब उसके मूवमेंट का जो तब उसके मोशन तब उसके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो बहुत कम होता है। जब वो चीज ठंडी होती है, जब उस चीज का, कोई भी चीज का टेम्परेचर जब कम होता है, तब उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत धीरे होती है। और जब किसी भी मैटर में उसके पार्टिकल, जब वो गर्म होता है तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक। ओके मैम। 8 रेट क्या होगा? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट।
बहुत परेशान हो गए। ओहो भाई। Atoms, molecules, understanding ions and charges, kinetic theory, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया जितना पढ़ाया अभी मैंने मैटर के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। The building blocks of matter. इतने में किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Bonds can be covalent. What do you understand by covalent bonds? पढ़ा है covalent bonds? No, ma'am. No. No, ma'am. Bonds, covalent bonds, trivalent bonds. ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अभी तो आएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तुम लोगों में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। No, yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक 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 है। ओके, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर विजिबल है? इसको छोटा करें। Yes, ma'am. Visible है। ठीक, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनविजिबल यूनिट्स कॉल्ड एटम। मैटर किससे मिलके बना है? टाइनी इनविजिबल यूनिट, जिसको हम मैटर बोलते हैं, और ये मॉलिक्यूल से भी मिलके बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एटम्स की बात कर रहे हैं। तो मैटर किससे मिलके बना है? टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स, जो हमें नहीं दिखते हैं, जो सिर्फ नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, जिन इनविजिबल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, विच सर्व एज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल फिजिकल सब्सटेंस। जितने भी फिजिकल सब्सटेंस है जिनको हम फिजिकल सब्सटेंस का मतलब आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल सब्सटेंसेस?
मैम जिनको हम टच कर सके, जिनको हम छू सकते हैं, फील हाँ, कर सकते तो हैं। उन जो भी सब्सटेंसेस जिन जो फिजिकल सब्सटेंसेस जिनको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, उनकी उनका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। ठीक है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस containing proton and neutron surrounded by a cloud orbiting electron। देखो अब एटम क्या कंटेन करता है? एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इसमें, एटम में। ये जो है ना, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, बीच में होता है। ठीक है, देखो बना हुआ है ना, ये दिख रही है ये इमेज? माय गॉड, मैम क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, वेट। अब दिख रही है? यस मैम। इमेज हाँ देखना है, मैम। इमेज देखना है, यस बता मैम। रहा है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो लिखा है उसको छोड़ दो। ये है एटम का स्ट्रक्चर। एटम का भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, इसको हम लोग माइनस ई बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। एटम्स में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। मान लो ये एक एटम है, इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और न्यूक्लियस होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होते हैं। ये जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स बोलते हैं। एटम के चारों तरफ होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और ये जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स बोलते हैं। मतलब ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स बोलते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। समझ में आया? यस मैम। मैम ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो क्या बंद काम हो गया करता है? अपने से। मैम ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या इधर काम वाले करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यस मैम। क्या ये एटम्स के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? इसके आगे का आपके हायर क्लासेस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिटेल में दिया हुआ है क्या? आर्यन यस मैम। पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिटेल में दिया हुआ है तो पढ़ाएं। मैम दिया तो नहीं है, बस पूछ रहा हूँ। नहीं, ये सब आप लोगों को नाइन्थ में पता चलेगा। है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पूरा चैप्टर ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर अच्छे से पता चलेगा एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। हमने उसको तेज किया था 2 नंबर। 2 नंबर दबाया था? नहीं, हमने प्लस से दबाया था। ये खुद से बंद हुआ है, जब हमने तेज किया था तो ये तेज हो गया था, नहीं हुआ था। के बाद फिर पता नहीं क्या कर रहा था टंकी, उधर भी इधर भी। ये तुमने स्लीप लिप शायद कुछ दबाया है, नींद में थोड़ी। अच्छा ठीक है, कहाँ तक बढ़ाए थे? एन एटम कंसिस्ट ऑफ डेंस न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऑर्बिट्स हैं इन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं? सॉरी, ये जो ऑर्बिट्स है एटम्स में, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर इज एसेंशियल because it determines how different elements interact to form new world अराउंड अस। अब इसको समझना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें मैटर पढ़ना है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एटम का, ये आप लोग को डिटेल में क्लास 9 में पढ़ाया जाएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। अभी के लिए सिर्फ इतना कि एटम के ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Yes. Which subunit particle are located inside the nucleus of an atom? मैम दिखाई नहीं दे रहा। अब दिखाई दिया? Yes, ma'am. Protons And and neutron and neutrons. proton and neutron. Second. मैम Proton, neutron. Option 2. Oh, second. What is the overall electrical charge of a neutral atom? Ma'am, 0. 0. Good. मैम ऑप्शन 3। भी कैसे पूछ लिया तो उस्मान ने? कुबेर, कितना टाइम बचा है? ठीक है, ठीक है, इसके आगे से कल हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस कुबेर, सर। आपको समझ आ रहा है बेटा? Yes, कुबेर, sir. आप एनरोल Yes, कब sir. करेंगे बेटा? सर मेरी मम्मी भी पापा से पूछ रही है। तो आज बेटा एनरोल कर लीजिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया। आपको तो क्लास भी अच्छी लग रही है ना? यस सर। बोल दीजिएगा सर कह रहे थे एनरोल करने को। और आप लोग को सबको बता दें कि आप लोग का एग्जाम लेने वाले 2 घंटे का। मैम ने बताया होगा आप लोग को। Hmm. तो हम लोग यस मैम बताया। यस सर बताया। अच्छा, तो हम लोगों ने जो 3 महीने में जो जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उन सबके नाम आप लोग को लिख के भेजेंगे। आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, 3 दिन का समय देंगे। चौथे दिन आप लोग अपने डाउट्स डिस्कस करेंगे लाइव टीचर से, जो आपको उसमें नहीं समझ में आया। ठीक है, अपने ओके डाउट्स मैम। क्लियर करेंगे। और उसमें जो भी दिक्कत होगी मैम आपको बताएंगी। और चौथे दिन आपको होमवर्क दिया जाएगा उससे रिलेटेड, ताकि होमवर्क करेंगे तो आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन होगी। और फिर एक दिन आपको डेट बताएंगे कि एग्जाम लेंगे, तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा लाइव। जैसे आपका स्कूल में एग्जाम होता है वैसे ही यहाँ पर एग्जाम होगा। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है। सारे लोग जो है अच्छे से सेल्फ स्टडी कर लिए, ताकि आप लोग का अच्छा नंबर आए इस बार हमारे एग्जाम में। ये सर जो आपने भेजा ये क्या चीज है? जो नंबर भेजा बताया आपने। जो भेजा है वो ये चीज़ है कि इसमें लिखा है कि हम लोगों ने कितने चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं। आप लोगों ने कितने टोटल चैप्टर्स है उसमें से कितना पढ़ा दिया है, यानी कितना परसेंटेज हम लोग ने पढ़ाई करवा दी है आप लोगों को। उसमें ये लिखा है, आप देखिए। सर देखा है। हाँ, तो ठीक है फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। Okay, bye, sir. Bye, ma'am. Good night.